पहले बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। अमेरिका पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार इस्तकबाल हुआ। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में गाड़ी रोककर अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानियों से मुलाकात की। पीएम मोदी आज अमेरिकी सदर जो बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। साथ ही जापान के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कई दीगर कंपनियों के सदूर और सीईओज के साथ एक मीटिंग करेंगे। वाज़ेह है कि पीएम मोदी क्वाड लीडरों की मीटिंग में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। पीएम मोदी के हमरा वज़ीर ख़ारजा कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल समेत एक आला सतही वफ़द शामिल है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में आज क्या कुछ रहेगा खास? वॉशिंगटन डीसी से न्यूज़ 18 नुमाइंदा महासिद्दीकी ने तफसीलात जारी की। 23 तारीख की सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 वार्ताएं यानी कि मीटिंग्स अमेरिका में फिक्स्ड हैं, जिसमें से 5 मीटिंग्स 15-15 मिनट की 5 सीईओज जो अमेरिका की कंपनी के हेड्स हैं, अमेरिकन कंपनीज के हेड्स हैं, उनके साथ होगी। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जो 5 कंपनी सिलेक्ट की गई हैं, जिसमें क्वालकॉम और एडोबी 2 बड़ी कंपनीज हैं, जिनके सीईओज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इन कंपनीज को इस बेसिस पे चुना गया है कि क्या ये कंपनीज अपना भारत में जो ऑपरेशंस हैं उसको बढ़ाएंगी, क्या भारत में निवेश करेंगी यानी कि इन्वेस्ट करेंगी। ये ग्राउंड रखा गया है इन मुलाकातों के लिए। अगर हम बात करें और मीटिंग्स की जो प्राइम मिनिस्टर की 23 तारीख के लिए तय हैं, उनमें से 2 मीटिंग्स प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के और जापान के हैं, जो कि अमेरिका आए हुए हैं परसों की क्वाड समिट के लिए। यानी कि 24 तारीख को जो क्वाड समिट होगी उसके लिए स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री सुगा भी यहां पर आए हुए हैं। तो इनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से जो मुलाकात है वो लॉन्ग ओवरड्यू बताई जा रही है सूत्रों के मुताबिक। ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मॉरिसन को भारत आना था, लेकिन वो भारत नहीं आ पाए थे क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर्स हो गए थे। तो ये मुलाकात, ये वार्ता दोनों के बीच में पहले से तय थी, जो कि अब अमेरिका में हो रही है। और जो एक बहुत अहम मीटिंग होगी वो कमला हैरिस के साथ होगी, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस की अगर बात करी जाए तो वो केवल पहली महिला उपराष्ट्रपति नहीं है अमेरिका की, वो पहली वुमन ऑफ कलर भी हैं जो कि यहाँ की उपराष्ट्रपति बनी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात है कि उनका भारत के साथ एक रिश्ता है। तो यही बात कैसे आगे बढ़ाई जाएगी, क्या इस रिश्ते को दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने बढ़ाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये एक देखने वाली बात होगी। हमें ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कोविड की जो सिचुएशन है, यानी कि कोविड पैंडेमिक जो अभी भी बहुत ज़्यादा विश्व में फैला हुआ है और अमेरिका में इस वक्त रिकॉर्ड हॉस्पिटलाइजेशंस देखे जा रहे हैं, ये मुद्दा दोनों देशों के बीच में उठाया जाएगा जब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलेंगी। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा टीके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए। क्या अमेरिका ये मैसेज भारत को देगा? और अगर ये अमेरिका मैसेज भारत को देगा तो क्या भारत अपना पक्ष रखेगा कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो भी स्मूथ होनी चाहिए। यानी कि जो हमने दिक्कत देखी थी इस साल की बिगनिंग में, जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं आधार पूनावाला, उन्होंने कहा था कि जो वैक्सीन के कंपोनेंट्स हैं, जो उसके भाग हैं जो अमेरिका से आने थे, क्योंकि वो भारत नहीं आ पा रहे थे तो वैक्सीन बनने में मुश्किल हो रही थी। क्या ये मुद्दे भी उठाए जाएंगे कि सप्लाई चेन्स बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए चाहे कोई भी स्थिति हो? तो ये कुछ मुद्दे रहेंगे जो कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ उठाए जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का दिन बहुत ही हेक्टिक और पैक्ड रहेगा।
इंडिया बिजनेस काउंसिल के सदर निशा बिस्वाल ने न्यूज 18 की महासिद्दीकी से बातचीत की। इस दौरान निशा बिस्वाल ने पीएम मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन के बीच होने वाली अहम मीटिंग से दोनों ममालिक को क्या फायदा पहुंचेगा और इस मीटिंग में क्या क्या इश्यूज पर तबादला ख्याल किया जाएगा, इस पर तफसीली रोशनी डाली। First in-person bilateral meeting between Prime Minister Modi and US President Joe Biden. What are the expectations or concrete outcomes we are expecting from this meeting? Well, thank you so much. First of all, it's just a pleasure to be with you again. And of course, this visit is one that has been very eagerly anticipated, both by President Biden and by Prime Minister Modi. The two have had numerous occasions to speak on the phone, and certainly we saw the virtual meeting of the Quad leaders earlier in the year as well. But this is a very important meeting for a number of different reasons. First of all, I think that as you saw with the Global COVID Summit that the Prime Minister spoke at and that President Biden has been speaking about, the collaboration between India and the United States on beating the pandemic is certainly very important to both leaders, and I think will be a major topic of conversation. The collaboration between both countries on the global fight against climate change, I think, is going to be a key area of focus. And of course, Secretary Kerry, the President's envoy on climate change, was just in India earlier over the past week, and the meeting of the Quad is really happening on the sidelines alongside the bilateral meetings, and the meeting is going to focus on the important areas of cooperation between the United States, India, Australia, and Japan, including on advanced technology, on climate, on COVID, and on really ensuring that we continue to see a free and open Indo-Pacific where you have trade and opportunity going in multiple directions. Of course, our four democracies are key in maintaining the global security, prosperity, and inclusive opportunity of the Indo-Pacific. So I think these will all be very important. Of course, from the U.S.-India Business Council's perspective, we are also hopeful that the bilateral conversation will talk about increasing and improving the economic and trade opportunities between our two countries. In recent weeks, we've been hearing more and more from the India side that they would like to see more U.S. investment and higher levels of trade. And I'm hoping that perhaps we can even start exploring the possibility of a free trade agreement or a limited trade agreement between our two countries. कांग्रेस ने पीएम केयर फंड, कोरोना अमवात के सही आदाद और शुमार और महलूकीन के मुतासरीन को मुआवजा को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 50,000 रुपये मुआवजा देने की बात अवाम के साथ एक भद्दा मजाक है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से कोरोना से जाबहक हुए अफराद के अहल खाना को 5 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। संवेदनशीलता के चलते कोरोना काल में अनेकों लोगों की जान गई, और अब बजाय शोक संतप्त परिवारों के घावों पर मरहम लगाया जाए, उनके घावों पर नमक मिर्च रगड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बोला कि कोरोना मृतकों के परिजनों को मात्र 50,000 रुपए, सिर्फ 50,000 रुपए मुआवजे का दिया जाएगा। हम सबको लगता है कि ये मृतकों के परिवारों के साथ इस आपदा काल में एक बहुत भद्दा और क्रूर मजाक है। कांग्रेस पार्टी हर मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग करती है, और यह मुश्किल नहीं है। ठीक दिन है कि हम पूछें कि पीएम केयर्स फंड का क्या हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जो हम आपके माध्यम से पढ़ते, क्योंकि कभी बताया नहीं गया है, 40 से 50,000 करोड़ रुपए उस फंड में आए थे। आप कहते हैं आपने वेंटिलेटर मंगाए, आपने कहा हमने ये किया। ये पैसा प्रधानमंत्री पद की सील पर कलेक्ट किया गया है, सरकारी संगठन, सरकारी नुमाइंदों के द्वारा कलेक्ट किया गया है। इसमें जनता ने अपना पैसा डाला है। इस पर इतनी ओपेसिटी,
इतना बड़ा ये गुप्त गोपनीय सीक्रेट क्यों है? क्यों आप देश के लोगों को नहीं बताते? क्यों वहां से आप पैसा और ट्रांसफर नहीं करते हैं कि पैसा ट्रांसफर हो? हमारी 3 मांगे हैं और मैं उस 3 मांगों को जरूर दोहराऊंगी। हम फिर से कहते हैं कि हर मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। मौत के आंकड़ों को छुपाने का जो भद्दा प्रयास किया जा रहा है वो तुरंत बंद किया जाए। हर राज्य में पुनः कोरोना काल से होने वाली मौतों का सर्वे हो और मुआवजे का जो दावा होता है, जो क्लेम होता है, उसको फिर से एक्सेप्ट किया जाए। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट तकनीकी माहिरीन की कमेटी तश्कील देगी। इस ज़मन में सुप्रीम कोर्ट आइंदा हफ्ते अहकाम जारी करेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि अदालत अगले हफ्ते इस सिलसिले में हुक्म जारी करेगी। इससे कबल मरकजी हुकूमत ने इस मामले में कौमी सलामती का हवाला देते हुए इस मामले में इजाफी हलफनामा दाखिल करने से मना कर दिया था। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, पेगासस मामले को लेकर के टीम तश्कील देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए मुनज़्ज़र, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील सीयू सिंह से उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले में एक तकनीकी कमेटी का गठन करेंगे जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने भी कहा कि पेगासस मामले में उनकी कई लोगों से, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बातचीत चल रही है कि कमेटी में उनको शामिल किया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने निजी समस्या बताते हुए उस कमेटी में जुड़ने से इनकार कर दिया है और इसीलिए पेगासस मामले में जो फैसला है उसमें देरी हो रही है। बहरहाल चीफ जस्टिस की तरफ से आज ये आश्वासन दिया गया है ओपन कोर्ट में कि वो अगले हफ्ते इस पूरे मामले में जो फैसला है वो सुनाएंगे। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट फैसला ये सुनाएगा कि जो तकनीकी कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट करने वाला है पेगासस स्नूप गेट मामले में, उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि उनके कुछ डिवाइसेस हैं जिनको लेकर लगातार टैपिंग की जा रही है, जिससे उनके निजता के अधिकार का वायलेशन हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी गई और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार कोई हलफनामा दाखिल नहीं करेगी क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो एक कमेटी का वो गठन कर सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आज इस आदेश से ये स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाने वाली जो कमेटी की बात केंद्र सरकार ने कही थी मुनज़्ज़ा, उससे सुप्रीम कोर्ट असंतुष्ट था, यानी कि नहीं माना और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब पेगासस मामले में एक तकनीकी कमेटी का गठन करेगा जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगा। बिल्कुल, सुशील पांडे, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर रोक लगाने के लिए रियासत की बीजेपी हुकूमत नया कानून लाने पर गौर कर रही है, जिसमें लुभाकर या लालच देकर मजहब तब्दील कराने की कोशिश को जुर्म करार देने की तजवीज़ है। इस मुजवज़ा कानून पर ईसाई बरादरी ने एतराज़ जताया है। बेंगलुरु में आर्च बिशप रेवरेंड पीटर की सदारत में एक वफ्द ने वज़राला बसवराज बोम्मई से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून से गैर ज़रूरी फ़िरक़ावाराना मसाइल पैदा हो सकते हैं और गैर ज़रूरी बेचैनी पैदा हो सकती है। वाज़ेह रहे, हाल ही में इस मसले पर असेंबली में भी बहस हुई है और बीजेपी के एमएलए ने ईसाई तबके पर इल्ज़ाम लगाया था कि रियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीली मजहब का काम हो रहा है और उनकी वालदा समेत कई अफराद ईसाई मजहब में तब्दील हुए हैं। बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रोफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोफ, ईसाई तबके में खास तौर से ये बेचैनी पाई जा रही है और उन्होंने मुतालबा भी किया है बसवराज बोम्मई से कि जो ये कानून लाने की बात हो रही है या न लाए, इससे जो है फिरकावाराना माहौल जो कर्नाटक का है उस पर असर हो सकता है। जी देखिए, यहाँ पर रियासत कर्नाटक में बीजेपी के एमएलए गोरलीहट्टी शेखर ने ये एक अहम इल्जाम हाल ही में आयद किया था कि उनके असेंबली हलके में तकरीबन 15 से 20 हजार अफराद ईसाई मजहब में तब्दील हो चुके हैं। हिंदू तबके के तकरीबन 15 से 20 हजार अफराद ईसाई मजहब इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें उनकी वालिदा भी शामिल हैं। तो इस इल्जाम के बाद जो है काफी बहस इस मौके पर हुई है असेंबली में और रियासत के वजीर दाखिला अरग ज्ञानेंद्र ने ये बात कही कि इस सिलसिले में हुकूमत जल्द ही एक सख्त कानून नाफिज करने पर गौर कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के जो मामलात हैं, यानी कि तब्दीली मजहब को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जहां पर लालच और लुभाने की कोशिश की आड़ में अगर कोई मजहब तब्दील करने की कोशिश होती है तो उसे रोकने के लिए
सख्त कदम उठाए जाएंगे। रियासत के वजीर दाखिला अरग ज्ञानेंद्र का ये बयान जब सामने आया तो ईसाई तबका इस पूरे मामले को लेकर काफी तशवीशज़दा देखने को मिला और इस पूरे इस अहम मसले पर ईसाई तबके ने अपने जो आला मजहबी रहनुमा हैं बेंगलोर में आर्च बिशप पीटर मैचाडो की क़यादत में वजीर आला बसवराज बोम्मई से मुलाकात की और इस सिलसिले में ईसाई बिरादरी की तशवीश से वजीर आला को आगाह किया। ईसाई तबके के रहनुमा आर्च बिशप का कहना यह है कि रियासत में कई तालीमी इदारे ईसाई बिरादरी के तहत चल रहे हैं, कई अस्पताल कायम हैं और यहाँ पर जो है बिला लिहाज मजहब व मिल्लत खिदमत अंजाम दी जा रही है, न कि कोई मजहब की बात की जाती है। उन्होंने ये बात कही कि इस तरह का जो इल्जाम है वो एक बेबुनियाद इल्जाम है। कहीं कोई एक छोटा वाकया पेश आया तो उसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। तो इस तरह के कानून के अगर कोई कानून इस तरह का नाफिज किया जाता है तो इससे गैर जरूरी बेचैनी पैदा होगी। ये बात ईसाई तबके के आला मजहबी रहनुमा पीटर मैचाडो ने ये बात कही है। तो इसके बाद इस पर बहस जारी है। अभी ये कोई नया मामला नहीं, बहस जारी है और हर तबके से रद्द-ए-अमल इस मामले को लेकर के सामने आ रहा है। रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के साबिक सीएम दिग्विजय सिंह अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं और अब दिग्विजय सिंह ने सीहोर में मुनक्किदा किसान रैली में हिंदू और मुसलमानों के हवाले से बीजेपी और ओवैसी पर निशाना साधा था, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में कहा था कि मुल्क में खतरा हिंदू और मुसलमानों को नहीं है बल्कि मोदी और ओवैसी को है। बीजेपी हिंदुओं को गुमराह करने का काम कर रही है और यही काम मुसलमानों के लिए ओवैसी कर रहे हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें मरदमशुमारी की रिपोर्ट की बुनियाद पर मुताला किया गया है, जिसमें यह भी है कि 2028 तक हिंदू और मुसलमानों की शरह पैदाइश बराबर हो जाएगी और उस वक्त पूरे मुल्क की आबादी मुस्तहकम हो जाएगी। कर लेते हैं, दर्जनों बच्चे पैदा कर देते हैं और 10 साल 20 साल बाद मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं चुनौती देखता हूं, जो भी मुझसे चर्चा करना चाहे कर ले। आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि सेंसस रिपोर्ट के आधार पर किसी ने स्टडी किया है 1951 से लेकर आज तक मुसलमानों की जन्म दर जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदुओं की जन्म दर नहीं घटी है। लेकिन आज भी मुसलमानों की जन्म दर करीब 2.5 है, 2.7 है और हिंदुओं की 2.3 है, यानी कि परिवार में 2.3 के परिवार आ जाता है, उनका 2.7 है। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या की जन्म दर घट रही है 2028 तक हिंदुओं की और दिग्विजय सिंह के जरिए हिंदू और मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान को बीजेपी ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी तर्जुमान नेहा बग्गा ने कहा कि दिग्विजय सिंह का बयान मौजूदा हालात में कोई मानवीयत नहीं रखता है, वो अप्रासंगिक है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिग्विजय का बयान और उस पर जो है बीजेपी काफी नाराज हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि मुनज़्ज़ा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर नाराजगी का इजहार नहीं करेगी तो फिर कहेगी क्या, क्योंकि सच का इजहार करना और सच के इजहार को सुनना ये जो आसान नहीं होता है। कब जो बातें उन्होंने जो है दिग्विजय सिंह ने कहा है भोपाल के सीहोर के जो एक सभा में संबोधित करते हुए कहा है, उस पर उन्होंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को जो है डराकर वोट लेती है और वही काम वैसे ही कर रहे हैं मुसलमानों को डराकर। तो दोनों तरह से जो है जो अगर देखा जाए तो दोनों हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की ही लाइन है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कहना है कि वही नाराजगी का मामला जो है वही जो है
आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने भी मुसलमानों को डरा डरा कर वोट लेने का काम किया है, और कभी बाबरी आ जाता है तो कभी दादरी आ जाता है, और जब इलेक्शन खत्म होते हैं तो उस पर कोई गौर नहीं करता है। तो दोनों ही पार्टियां इस तरह काम कर रही हैं। और फिर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर ओबीसी और आदिवासी और फिर मुसलमानों को वोट जो है बड़ा मान्य रखता है। और इस वक्त जो है चाहे ज़िमनी इंतखाबात की बात करें या फिर जो आने वाले दिनों में बलदियाती इंतखाबात, पंचायती इंतखाबात है, सबकी नजरें इस पर लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया मेहताब आलम आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना होने पर खुदकुशी करने का मामला। कोरोना होने पर खुदकुशी करने वालों की मौत, कोरोना से हुई मौत मानी जाएगी। वहीं मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। कोविड होने के 30 दिन के अंदर खुदकुशी करने वालों की मौत कोरोना मुतासिर की मौत मानी जाएगी। कोरोना होने पर खुदकुशी करने वालों के विरसे को मुआवजा दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल जेल ब्रेक मामला। सिमी के 4 मुश्तबा कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। भोपाल जेल में बंद है 4 कैदी। 3 मुजरिमीन पर खंडवा जेल से फरार होने का इल्जाम है। 2013 में 4 कैदियों को एटीएस ने पकड़ लिया था। भोपाल जेल ब्रेक मामला, सिमी के 4 मुश्तबा कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। भोपाल जेल में 4 कैदी बंद है। 3 मुलजिमीन पर खंडवा जेल से फरार होने का इल्जाम है। 2013 में आपको बता दें 4 कैदियों को एटीसी ने गिरफ्तार किया था। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ बने हुए हैं। मेहताब, सिमी के 4 मुश्तबा कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत मिल गई है। मुनज़्ज़त की वजह यह कि जो है मैं बता दूं कि ये मामला जो है 13 तारीख का है। 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी भोपाल की लोकल कोर्ट, क्योंकि आप जो है भोपाल के जमानतदारों के साथ शोलापुर के जमानतदारों को उसके बाद ही जमानत दे सकते हैं। और इस जमानत को लेने में आज इतने दिन हो गए कि 22 तारीख यानी सुप्रीम कोर्ट के काम के बाद 10 दिन के बाद जमानत उनको मिली है, क्योंकि भोपाल में उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। और जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उन लोग भोपाल में आए, भोपाल के लोगों से मुलाकात की, तो उसमें जमीयत उलमा ने बड़ा किरदार अदा किया है। जमीयत उलमा चाहे महाराष्ट्र की बात करें, जमात मध्य प्रदेश की बात करें, उन्होंने इसमें किरदार किया। जमानत मंजूर कर ली गई है। इसमें 4 लोग मौजूद हैं जो भोपाल के सेंट्रल जेल में मौजूद हैं, और उनको उम्मीद की जा रही है कि रात के 10-11 बजे तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, मेहताब आलम बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सब हिंदुस्तानियों का हक है।